जय हिंद फ्रेंड्स। अब देखते हैं आज की इस वीडियो में हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इस क्वेश्चन को नोट करके ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। ये आपको 5 मार्क्स दिलाने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको गंभीरता पूर्वक समझें और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो पे आने से पहले इससे पहले वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था। और आज के इस वीडियो में मैं उस तरंगिका सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या करने वाला हूं। यह क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या करें तथा इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम को स्थापित करें, और आपको 5 मार्क्स दिलाता है। तो आइए, तरंगिका सिद्धांत के पिछले वीडियो में तो व्याख्या हो चुकी है, इस वीडियो में केवल हम लोग प्रकाश के परावर्तन के सूत्र को स्थापित करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आइए और काफी गहराई से समझते हैं इसके फिगर को। यदि आप फिगर को समझ जाते हैं बढ़िया से तो कैलकुलेशन इसका कुछ नहीं है, बस 9-10 का जैसा 9-10 के मैथ में जैसा कैलकुलेशन होता है उसी प्रकार का कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस वही समझना है आपको तरंगिका सिद्धांत के आधार पर केवल फिगर की। तो आइए फिगर को समझते हैं। मान लीजिए कि ये Mn कोई परावर्तक सतह है, और आपको पता होगा कि परावर्तक सतह जो होता है, जो प्रकाश के किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, उसका एक भाग जो है कलई किया गया होता है। ये आपको पहले से उम्मीद करता हूं कि पता होगा। तो आइए कलई कर लेते हैं Mn इस परावर्तक सतह को। और इस परावर्तक सतह पर तिरछी एक समतल तरंगाग्र आपतित होती है। मान लीजिए कि इस यहां पे ये ए बिंदु पर ये स्पर्श करती है ये समतल तरंगाग्र, तब तक तरंगाग्र का एक छोर जो है ये इस बी बिंदु तक ही पहुंचेगा। यदि हम इस यहां पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो तरंगों को उभयनिष्ठ रूप से स्पर्श करे, तो हम इसको तरंगाग्र के नाम से जानते हैं। यह एक तरंगाग्र हो जाएगा। और आपको पता है कि ये किरणें जो है, ये आपतित किरणें, प्रकाश की किरणें तरंगाग्र पर लंबवत होती हैं, यानी किसी तरंग के तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं प्रकाश के प्रकाश की किरण की दिशा को निरूपित करता है। यानी किरण जो है तरंगाग्र के लंबवत होती है, यानी यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एक चीज मान लीजिए कि प्रकाश जो है v वेग से t समय में ये तरंगाग्र b जो है b से एक बिंदु, परावर्तक सतह के एक बिंदु b डैश तक पहुंचती है। मान लीजिए v वेग से t समय में अगर प्रकाश b से b डैश तक पहुंचती है, तो उसी क्षण में ये यहां a बिंदु से ये किरण जो है परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार से भागेगी। तो यदि यहां पे हम अगर ये परावर्तित तरंगाग्र
ये बी बिंदु से यहां पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा यहां पे खींचे, तो आप पाएंगे कि जिस क्षण में, जिस समय में बी से बी डैश तक ये किरण पहुंचेगा, उसी समय में जो ए जो है ए डैश तक पहुंच जाएगा किरण। ये परावर्तित किरण, अब पुनः ये बी परावर्तित होकर आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ये एक तरंगाग्र हो जाएगा और दूसरा तरंगाग्र, ये परावर्तित किरण के बाद ये तरंगाग्र हो जाएगा। अब यहां पे हम सबसे पहले कोण को दर्शाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम यहां पे अगर अभिलंब ले लेते हैं, यहां पे आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण के बीच ये अभिलंब खींच ले रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वह आपतन कोण कहलाता है। और यह तरंगाग्र है, AB जो है एक तरंगाग्र है जिस पर किरण लंब होती है। यह द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में हम लोग पढ़ चुके हैं और बार बार मैं इसको बता भी रहा हूं। तो जब लंब है तो ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा यहां तक, लेकिन ये जब आई हो गया तो ये दूसरा वाला 90 प्लस आई, 90 माइनस आई लिख सकते हैं इसको। उम्मीद करते हैं ये समझे होंगे, क्योंकि जब टोटल 90 है और ये आपतन कोण हो गया आई, तो ये वाला हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस आई। एक चीज और यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जब अभिलंब है तो अभिलंब से ये नीचे तक, यहां तक ये पूरा 90 है। अगर इस परावर्तित रेखा को यहां से हम भूल जाएं कि ये परावर्तित रेखा को अगर यहां से इसको हम न देखें, तो इस पूरा कोण को देखेंगे कि जब यहां से यहां तक 90 है और ये 90 माइनस आई है, तो ये टोटल आपका आई हो जाएगा। यानी कोण बी ए बी डैश, ये वाला कोण जो है आई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। आइए कुछ इसी प्रकार इधर भी समझते हैं। यहां पे अभिलंब डाल दे रहे हैं, अभिलंब खींच दे रहे हैं। आपको पता है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का ये कोण जो है परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे R से डिनोट किया जाता है। और ये आपको पता है कि तरंगाग्र पे किरण जो है लंब होती है, तो यहां से यहां तक टोटल 90 हो जाएगा, तो ये वाला कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस R। और अभिलंब की अगर बात करें तो यहां से यहां तक, जब अभिलंब से लेकर यहां तक 90 है, तो ये टोटल जो है ये 90 है और ये 90 माइनस R है, तो ये वाला कोण आपका हो जाएगा R टोटल। कोण A डैश B डैश A R हो जाएगा और A डैश A B डैश I हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस फिगर को समझे होंगे। जो मैं कोण को दर्शाने का प्रयास किया है वो भी आप समझे होंगे। यदि आप फिगर समझ लिए तो आपका 90% काम खत्म हो गया है। आइए अब एग्जाम में भाषा कैसे लिखेंगे और भाषा के बाद मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूंगा।
तो भाषा में बहुत ज्यादा नहीं लिखने वाला हूं, लिखूंगा। सबसे पहले आप कॉपी में फिगर ऊपर बना लीजिएगा और उसके नीचे भाषा लिखिएगा। चलिए यहीं से लिख दे रहा हूं। माना एमएन कोई परावर्तक सतह है। माना एमएन कोई परावर्तक सतह है जिस पर ए बी तिरछी समतल तरंगाग्र आपतित होती है। समतल तरंगाग्र आपतित होती है। किसी क्षण प्रकाश भी वेग से टी समय में, किसी क्षण प्रकाश भी वेग से टी समय में बिंदु बी से बिंदु बी से बी डैश तक जाती है। उसी क्षण बिंदु ए से परावर्तित किरण ए डैश तक जाती है। तब जब ये समतल तरंगाग्र आपतित होता है तो इधर वाला ये जो किरण जो है ये अभी बी तक पहुंचती है, तब तक ये किरण परावर्तक सतह के बिंदु ए को स्पर्श कर रही है। और जिस समय में प्रकाश भी वेग से बी डैश तक आती है, उसी क्षण में ये परावर्तित होकर ए डैश तक चली जाती है, क्योंकि वही समतल तरंगाग्र है, परावर्तित होकर ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब आपको पता होगा तब बी डैश जो है ए डैश के बराबर भी टी के बराबर होगा। अब भी टी के बराबर कैसे होगा, यहां पे ध्यान देंगे। चूंकि हमें पता है दूरी इक्वल टू जो होता है चाल गुना समय होता है, और प्रकाश भी वेग से टी समय में दूरी तय करती है। यहां से यहां तक उसी समय में उसी वेग से ये परावर्तित प्रकाश यहां तक जा रही है। यानी कह सकते हैं कि बी से बी डैश की दूरी भी vt है और ए से ए डैश की दूरी भी vt है। यानी बी से बी डैश बराबर ए से ए डैश बराबर vt। इतना बात आपको समझ में आया होगा।
ये VT जो लिखे हैं ये दूरी इक्वल टू 4 गुना समय से लिखे हैं, क्योंकि प्रकाश जो है माना कि v वेग से किसी क्षण t में B से B डैश तक आता है, उसी क्षण में ये परावर्तित प्रकाश A से A डैश तक जाती है। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब चित्रानुसार हम यहां पे त्रिभुज ए डैश बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश त्रिभुज बी ए बी डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश, ठीक है, में अब इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। समरूपता की कसौटियां आपको पता होगा कि तीनों भुजा को या तो बराबर दिखा दीजिए, या तीनों कोण को बराबर दिखा दीजिए, या दो भुजा एक कोण या दो कोण एक भुजा को बराबर दिखाइए, या एक कोण को समकोण त्रिभुज और एक भुजा को बराबर दिखा दीजिए। तो आइए हम यहाँ पे सबूत देते हैं और इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बी डैश इस त्रिभुज के ए डैश के बराबर है, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, PT के बराबर है। और दूसरा यहां पे हम कोण को बराबर दिखाएंगे ए बी डैश, कोण ए बी डैश बराबर हो जाएगा ये कोण ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और किस कारण से, तो समकोण होने के कारण, 90 डिग्री के कोण होने के कारण। आपको पता है कि तरंगाग्र पर ये जो किरण जो है वो लंबवत होती है, लंब होती है, और यहां भी तरंगाग्र है तो ये भी लंब हो, तो समकोण होने के कारण ये बराबर है। समकोण होने के कारण, यहां पे भाषा में भी चाहे तो लिख सकते हैं समकोण होने के कारण। इतना ही पे हम लोग सर्वाक्षम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक कोण समकोण है और एक भुजा हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक और भुजा को बराबर दिखा दे, तो लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश जो है, ए डैश माफ कीजिए, ए डैश नहीं है, ए है, ए बी डैश और ए बी डैश जो है इस त्रिभुज का भी भुजा है और इस त्रिभुज का भी भुजा है। तो इसको लिख सकते हैं कॉमन होने के कारण, यानी उभयनिष्ठ होने के कारण, उभयनिष्ठ होने के कारण ये भी हो गया। एक और तो लिख सकते हैं अतः SAS सर्वाग्र समता नियम से त्रिभुज बी डैश सर्वाग्र सम त्रिभुज ए डैश बी होगा। सर्वाग्र हम लोग दिखा दिए। तो आप जानते हैं कि दो सर्वाग्र त्रिभुज समरूप होते हैं
और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिख देंगे चूंकि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण बी ए बी डैश कोण ए डैश बी डैश ए होगा और इस कोण का मान है आई, आपतन कोण, और ये इस कोण का मान है आर। तो कह सकते हैं कि यहां पे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम सिद्ध कर चुके हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम इतना ही करना है आपको। सबसे पहले आपको खूब अच्छा से फिगर बनाना है, उसके बाद जो भी आपको समझ में है थोड़ा सा भाषा लिखना है। भाषा लिखने के बाद आपको ये कैलकुलेशन कर लेना है और इस तरह से प्रकाश के परावर्तन का नियम प्राप्त होगा, जिससे हम लोग प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या या प्रकाश के परावर्तन के नियम को स्थापित करना कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्यंजक समझ में आया होगा। ये व्यंजक आपको पूरे 5 नंबर दिलाने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।